तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया साइंस फैकल्टी आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लिए होंगे। जो स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट लेक्चर को सबसे पहले आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पे एकदम एक्सपेरिमेंट सभी चीजें समझाई गई हैं कि मैटर के जो स्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, उसके पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग समझे हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पार्टिकल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसको हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट से समझे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाके इसके फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है सेकेंड लेक्चर, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का सेकेंड लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, फर्स्ट लेक्चर अगर अच्छी लगी हो, अगर आप जाकर देखेंगे, अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपका शिवम भैया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड लेक्चर। देखते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कहां तक। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था गैसीय अवस्था तक। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था गैसीय अवस्था तक, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर का तीनों अवस्था हम लोग खत्म कर दिए थे, यानी कि तीनों स्टेट हम लोग क्या किए थे, खत्म कर दिए थे। आज का जो हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो सेकेंड लेक्चर के आगे से हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होगा। सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है आपके पास कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में किस किस फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया है, पानी को ही लिया है। तो चलिए देखते हैं पानी तीनों अवस्थाओं में कैसे पाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि पानी जो एग्जाम्पल में लिया है कि पानी को ही क्यों बताया है। तो चलिए पानी को ही एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो आइए देखते हैं तीनों अवस्था में पानी किस किस रूप में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट लेक्चर पढ़े होंगे, जाकर अगर जो नहीं पढ़ा होगा वो जाकर एक बार जरूर पढ़ लेगा। अगर आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है। ठीक है, तो सबसे पहली अवस्था होती है क्या, ठोस। ठीक है, दूसरा होता है क्या, द्रव, और तीसरा क्या होता है, गैसीय अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था क्या होती है, गैसीय अवस्था। ठीक है, तो गैस अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में किस किस रूप में मिलता है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं दिया है कि पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो सबसे पहले आपको खुद पता होगा, गर्मियों का सीजन चल रहा है, कि ठोस अवस्था में पानी किस रूप में पाया जाता है, बर्फ के रूप में, इतना पता होगा। एक सॉलिड के रूप में, बर्फ के रूप में वो पाया जाता है पानी। और दूसरा क्या है, द्रव। तो द्रव में सबसे पहले आपको पता होगा उसी तरह द्रव पानी में ही होता है, जिसको पानी हम लोग बोलते हैं। ठीक, और गैसीय अवस्था में क्या, वही पानी जो है वो वाष्प के रूप में पाया जाता है। आगे समझ में क्या होता है, वाष्प के रूप में पाया जाता है। पता चल गया पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, यानी कि ठोस किस अवस्था में, ठोस अवस्था किस रूप में, बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था किस रूप में, पानी के रूप में, और गैसीय अवस्था किस रूप में, वाष्प के रूप में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है गर्म करने पर, क्या बोल रहा है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग फर्स्ट लेक्चर जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोग तापमान को चेंज करते हैं तो हर एक पदार्थ जो गतिज, जिसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो पदार्थ का गुण है कि पदार्थ गति करते हैं। ठीक है, पदार्थ गति करते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि आप लोग अपने रूम में क्या कीजिए, अगरबत्ती को जला लीजिए, या फिर परफ्यूम को ही आप लोग मारते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा मारते हैं और पूरा क्या करता है, पूरा रूम क्या करता है, पूरा प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। अगरबत्ती एक जगह आप जलाते हैं, उसका धुआं पूरी ओर फैल जाता है। ठीक है, गति करता है।
और चाहे या फिर पानी से ही आप लोग देखते हैं, पानी को चाय बनाइए या चावल बनाते हैं आप लोग, तो देखते हैं जैसे ही टेम्परेचर आप देते हैं उसकी गति क्या होती है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि पहले बर्फ किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में, यानी कि ठोस अवस्था में था। लेकिन जैसे ही हमने वहां पे क्या किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्फ है, ठीक है, यहाँ पे कोई बर्फ है, और जैसे ही हमने बर्फ को क्या किया, यहाँ पे आग देना चालू किया। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे बर्फ को क्या करेंगे, आग देना चालू करेंगे, ये क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से गलना चालू हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही हमने क्या किया, इसके स्टेट में परिवर्तन किया, सॉरी, जैसे ही इसके टेम्परेचर में हमने क्या किया, परिवर्तन किया, तो जैसे ही हमने टेम्परेचर में परिवर्तन किया वैसे ही इसके स्टेट में भी क्या परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले सॉलिड में था। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा हम लोग आग दिए, एक गैस लिक्विड में बन गया, यानी कि द्रव में बदल गया। अभी थोड़ी देर तक और अगर हम लोग गैस क्या करें, इसको तापमान देते रह गए, उष्मा देते रह गए, हीट देते रह गए, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। तो वही बोल रहा है परिवर्तित हो जाता है, और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आपने देख लिया, जब थोड़ा सा आग देंगे बर्फ को तो द्रव में बदल जाएगा। अब उसी पे आग देते रह गए तो क्या होगा, एक स्टेट ऐसा भी आएगा कि वो जो पानी बर्फ था पानी बन गया, और पानी से वो वाष्प बन के उड़ भी जाएगा। यही ये लाइन बोल रही है। ठीक है, पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि पदार्थ की भौतिक अवस्था दो तरीके से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला तरीका क्या है, पहला तापमान में परिवर्तन। अभी आपने देखा जैसे ही तापमान में हम लोग परिवर्तन कर रहे थे, तुरंत उसके स्टेट में क्या हो जा रहा था, बदलाव आ जा रहा था। तो हम लोग समझेंगे कि तापमान में परिवर्तन के कारण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास है स्टूडेंट्स बर्नर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थर्मामीटर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई पॉट है, कोई बर्तन है, कोई भी बर्तन है, मान लीजिए कोई भी बर्तन है। ठीक है, ये लैब में आपको मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए मैं एक बर्तन से आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे आप कोई बर्तन ही रखे हो, ठीक है, बर्तन रखे हो, और नीचे से क्या कर रहे हो आप, यहाँ से टेम्परेचर दे रहे हो, हीट दे रहे हो। जैसे ही तुम इसमें हीट दोगे क्या होगा, पहले इसका टेम्परेचर कुछ और था, ध्यान देना, पहले इसका टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जैसे ही तुमने हीट की दिया इसमें, जैसे तुमने हीट दिया इसमें टेम्परेचर क्या हुई, इंक्रीज हुई। पहले कुछ थी, लेकिन जैसे ही तुमने इसमें टेम्परेचर दिया वैसे ही इसकी टेम्परेचर क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब जैसे ही इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या करोगे, थर्मामीटर लाकर यहाँ पे इसका नापना स्टार्ट कर दो। तो पहले जब नापे रहोगे आप तो पता चलेगा कि टेम्परेचर उसका क्या था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ से नीचे से हमने आग देना चालू किया, यहाँ पे टेम्परेचर में जैसे ही हमने चेंजिंग लाई, जैसे टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो थर्मामीटर अगर तुम लेकर आओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई बताएगा। जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को फीवर होता है तो डॉक्टर क्या करता है, देता है थर्मामीटर हमें लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो हाई हो चुकी रहती है। तो उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग हीट देंगे तो इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए थर्मामीटर हमें इंक्रीज बताएगी और नॉर्मल अवस्था में नॉर्मल बताएगी। तो ये लाइन यही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, तापमान में परिवर्तन के कारण। तो तुमने देख लिया तापमान में कैसे परिवर्तन होगा, जैसे ही हम लोग हीट यहां से देंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, हम लोग ताप देंगे तापमान चेंज होगा। यहाँ से जैसे हम लोग हीट देंगे पूरा तापमान चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज हुआ। तो पहले जब ये थर्मामीटर तुम डालोगे तो नॉर्मल बताएगा, लेकिन जैसे हमने उसमें तापमान दिया तब जाके थर्मामीटर से अगर तुम चेक करोगे तो वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रहेगा। तो यहाँ से तुमने देख लिया कि टेम्परेचर कैसे, तापमान में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, एक तरीके से मैं और समझाता हूं, ध्यान देना। मान लो यहाँ पे तुम कोई बर्तन लिए हो, ठीक है, कोई बर्तन लिए हो, इसमें तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे मान लो इसमें पानी है, ठीक है, पानी है, और नीचे से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे भाई आग लगा रहे हो। तो पहले पानी का टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल था, उसका तापमान नॉर्मल था। लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया, हीट देना चालू किया, टेम्परेचर उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा इंक्रीज। अब जैसे ही इंक्रीज होगा तो ये पहले किस अवस्था में था दोस्त,
पहले किस अवस्था में था भाई? पहले किस अवस्था में था ये? पहले लिक्विड अवस्था में, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में था, पहले था द्रव अवस्था में। लेकिन जैसे ही तुमने इसमें तापमान दिया, जैसे ही तुमने इसमें टेम्परेचर दिया, जैसे ही तुमने इसको गर्म किया, एक समय ऐसा आएगा क्या होगा, इवेपोरेट होके क्या बन जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। तो सबसे अच्छा खासा उदाहरण तुमने इससे समझ लिया कि तापमान में परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, हर एक स्टेट बदल सकते हैं। तो यहाँ तुमने देखा कि वही पानी जो पहले लिक्विड के फॉर्म में थी, जैसे ही हमने इसको तापमान दिया, जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे ही हमने इसको हीट दिया, वैसे ही क्या हो गई, ये वाष्प में बदलने लगी। यानी कि तुमने देखा ताप में परिवर्तन के कारण भी क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इससे भी तुमने समझ लिया, एक थर्मामीटर लो, घर में कोई एक फ्लास्क लो, उसमें पानी रखो, ठीक है, नीचे से उसको गर्म करो, जब उसमें टेम्परेचर नॉर्मल में डालोगे तो नॉर्मल बताएगा, लेकिन जैसे उसमें गर्म करके डालोगे, अरे अपने बॉडी से ही समझ लो ना दोस्त, तुमको अगर फीवर नहीं रहता है तो तुम्हारी बॉडी क्या होती है, नॉर्मल बताती है। लेकिन जैसे ही तुमको फीवर रहता है और जाते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई बताता है। आ गया समझ में? और यहाँ पे तुमने देख लिया कि हम लोग तापमान में अगर परिवर्तन करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला बोल रहा है गलनांक। ठीक है, अब आता है हमारा गलनांक। अब मैटर यह है कि हमने समझ लिया कि तापमान में परिवर्तन के कारण स्टेट ऑफ मैटर बदलते हैं, बट बात यह आती है कि वो बदलते किस किस क्रिया से हैं, क्या क्या होने से वो बदल रहे हैं। आखिर में जब एक बर्फ लिक्विड बन रहा है तो कौन सी क्रिया होगी, जब एक लिक्विड वाष्प बन रहा है तो कौन सी क्रिया होगी। अब हमें ये समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ही शानदार, एकदम लास्ट तक बने रहना दोस्त, बहुत ही मजा आएगा चैप्टर में। अभी हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट अभी तुम्हारे पास अभी बचे हैं, उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कह रहा है कि जिस तापमान पर, क्या बोल रहा है, जिस तापमान पर क्या हो, वायुमंडलीय दाब पर या फिर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है। कोई ठोस क्या होगा, पिघलकर द्रव बनेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है दोस्त, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कोई बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, और किस स्टेट में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, ये ठोस क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा, यानी कि पानी के फॉर्म में आ जाएगा। आया समझ में? यानी कि कह रहा है कि वह टेम्परेचर, वह वायुमंडलीय दाब जिस पर कोई ठोस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है, बदल जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। या फिर तुम लिख सकते हो यही क्रिया उसकी क्या होती है, गलनांक कहलाती है। यानी कि वह तापमान या फिर वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में पिघल जाता है, द्रव में बदल जाता है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। आ गया समझ में? तो बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्त, एकदम 7 स्टार पॉइंट यहाँ पे लगा लेना, एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ का गलनांक तुमसे ऐसे केल्विन में पूछ देगा। ठीक है, तो 273.16 केल्विन है। ठीक है, सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। अब तुम सोच रहे हो सुविधा के लिए क्या मतलब। अब जो बच्चा केल्विन नहीं समझता है वो नॉर्मल भाषा में क्या करता है, डिग्री सेल्सियस में समझ जाता है। अब बात रही 273 केल्विन की, अब तुम सोचोगे कि यहीं पे शिवम भैया ने 273.16 केल्विन बताया, लेकिन अभी यहाँ पे 273 केल्विन बता रहे हो, ऐसा क्यों दोस्त? बस तुमसे बता दें, अभी इस चैप्टर्स में तुम्हें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, एक फार्मूला बस है उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल को करते समय हम लोग क्या करते हैं, 273 को प्रयोग करते हैं, यानी कि दशमलव हटा देते हैं क्योंकि अप्रॉक्स में आंसर आता है। ठीक है, अगर एज इट इज एमसीक्यू पूछता है तब तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो तुम 273 ही यूज करोगे। ठीक है, 273 केल्विन ही यूज करोगे, यानी कि तुम्हें न्यूमेरिकल इजी लगे। दोस्त न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आएगा, एकदम इत्तू सा फार्मूला पे न्यूमेरिकल है यार, बस छोटा सा प्लस माइनस केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में बदलना रहेगा। अगर तुम्हें नहीं आएगा समझ में तो एक बार कमेंट जरूर करना भाई कि शिवम भैया हमें न्यूमेरिकल भी करा दो। ठीक है, मैं जरूर करा दूंगा, न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो आ जाएगी। बट दोस्त एकदम इत्तू सा फार्मूला है, ठीक है, बस इधर उधर पक्षांतर करने वाला,
तू भी कर लेगा, लेकिन अगर नहीं आएगा तब तू जरूर बताना, एक वीडियो न्यूमेरिकल की भी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, बस इंड तक बने रहना, शिवम भैया हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, इंड तक बने रहना। अगला बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। बोल रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा, बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। जैसे बर्फ जब पिघलने लगता है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, यानी कि जैसे क्या है, बर्फ का तापमान, तुम्हारे सॉलिड स्टेट का तापमान नहीं बढ़ेगा, तुमने जो तापमान दिया है ना, जो तुमने तापमान दिया है बस उसी से वो गलना चालू हो जाता है, ठीक है, उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, बस तुमने जो दिया ना उसी से वो गलना चालू हो जाएगा, ठीक है, तापमान नहीं बढ़ता है। लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्या, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती। अभी हम लोग समझेंगे संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर, मतलब जो तुम्हारे टेम्परेचर में जो प्रेशर रहता है, सॉरी, जो तुम्हारे इन्वायरमेंट में जो प्रेशर रहता है, वही बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर एक किग्रा ठोस को, कोई एक किग्रा ठोस वस्तु है, ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, यानी कि एक किग्रा कोई ठोस वस्तु है, उसके गलनांक को द्रव में बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की, जितनी उष्मीय ऊर्जा, यानी कि कहने का मतलब कोई ठोस है, अब उसे गलाओगे, तो मैंने तुम्हें बताया है कि जब किसी ठोस को तुम गलाओगे तो क्या करोगे, टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी कि हीट ही दोगे, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान में परिवर्तन करोगे यानी कि हीट तुम दोगे। तो वही बोल रहा है कि उष्मीय ऊर्जा, यानी कि कोई किसी ठोस को गलाने के लिए, हमें एक किग्रा ठोस को गलाने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की, यानी कि कोई एक किग्रा ठोस, मान लो एक ठोस है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो कोई भी ठोस है 1 किलो है, अगर उसे हमें क्या करना है, क्या करना है उसे, अगर गलनांक उसका देखना है, अगर उसे गलाना है, ठीक है, गलाना है, तो उसको गलाने में जो उष्मीय ऊर्जा है वही बोल रहा है, जो उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ध्यान देना, मान लो यहीं पे हमारे पास कोई सॉलिड दिखाई दे रहा है ना, मान लो ये कोई सॉलिड है, अब ये सॉलिड क्या हुआ, तुम्हारा लिक्विड बना। अब लिक्विड जब बना तो मान लो ये सॉलिड कितने केजी का है, 1 केजी का है, 1 केजी का। अब ये सॉलिड जो 1 केजी का है, इसको गलने में, अब भाई इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका गलनांक निकाल रहे हैं, यानी कि इसको द्रव में परिवर्तित कर रहे हैं। अगर इसको गलने में, इसको द्रव में बदलने में कुछ ऊष्मा का प्रयोग हम करेंगे, यानी कि जितनी उष्मीय ऊर्जा खर्च होगी, या फिर जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर जो खर्च होता है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसको गलने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि बर्फ, पानी की तुलना में बर्फ के कण जो होते हैं थोड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब फर्स्ट लेक्चर आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो बहुत स्ट्रांगली होता है, ठीक है, इसीलिए सॉलिड होता है, ठीक। फर्स्ट लेक्चर आप पढ़ेंगे तो पूरा ये पढ़ाया हुआ ना बहुत अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। अगला बोल रहा है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक। अभी आपने पढ़ा गलनांक, अब क्या पढ़ना है, क्वथनांक। अब बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। अब मान लो यहाँ पे कोई द्रव है, ठीक है, ऐसे समझते हैं, मान लो तुमने यहाँ पे क्या किया, मान लो तुमने यहाँ कोई भी बर्तन लिया, ठीक है, इसमें पानी रखा। अब जैसे ही तुमने क्या किया, यहाँ पे आग देना तुमने चालू किया, तो क्या होगा, जो तापमान तुम दे रहे हो, एक तापमान ऐसा है, क्या होगा, ये पानी अंदर का उबलना चालू कर देगा, उबलना चालू करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो वही बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, यानी कि वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है, उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कि तुम लोग नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में, मैं ये बोलता हूं दोस्त, रटना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसी को तुम लिख लो। वह वायुमंडलीय दाब या फिर वह
वायुमंडलीय दाब पर वह टेम्परेचर, वह तापमान, या फिर वह न्यूनतम तापमान बोल सकते हो। भाई तुम अपनी भाषा में लिख दो, जो मैं बोल रहा हूं वह लिख दो। वह न्यूनतम तापमान या फिर वह वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होता है, वाष्प में बदलने लगता है। क्या होता है, कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, उबलने लगता है। भाई वही बात हुई, यानी कि वाष्प में बदलने लगता है या फिर उबलने लगता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। आगे समझ में, क्वथनांक समष्टि गुण है, समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक, वहां पे गलनांक कितना था भाई, गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस था। ध्यान देना, हम लोगों ने वहां पे पढ़ रखा था, अभी इसके पहले वाले में ध्यान देना, हमने पढ़ा है कि इसका गलनांक कहलाता है, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन में इतना था। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पे किसी का क्या होता है, यहाँ पे क्वथनांक कितना होता है दोस्त, क्वथनांक, जल का क्वथनांक 373 केल्विन, वहां पे गलनांक 273.16 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, केल्विन में है। ठीक है, केल्विन में 373 केल्विन है। ठीक है, और यही है तुम्हारा फार्मूला दोस्त। ठीक है, यही फार्मूला है। इसी में बस नॉर्मल सवाल आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन में केल्विन दे देगा और डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस निकालने के लिए बोल देगा, या फिर अगर डिग्री सेल्सियस देगा तो केल्विन निकालने के लिए बोल देता है। ठीक है, तो इतना जोड़ के इतना बनाया जाता है, फार्मूला ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, फार्मूला ऐसे ही आता है, इसी तरह छोटा सा रहता है। ठीक है, इसी तरह छोटा सा, बस तुम लोग बुक में जब देखोगे तो तुम्हें फार्मूला जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला तुमको 373 बनाया कैसे है ये बताया है। ठीक है, ऐसे ही सेम फार्मूला वहां पे आता है। ठीक है, तो जाके एक बार बुक में भी तुम देख सकते हो। ठीक, फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बस आते हैं। मैंने इसमें इसलिए वो चीजें नहीं डाली है क्योंकि एकदम लुल्लू पुल्लू होता है दोस्त, एकदम छोटा सा क्वेश्चन पक्षांतर के, जैसे तुम लोग छोटे क्लास में x की 7th 8th में x की वैल्यू निकाले होगे ना, इसीलिए मैंने उस चीज को इसमें, मतलब उस क्वेश्चन के फार्मूला को क्या किया है, हमने नहीं डाला है, उस टॉपिक को नहीं डाला है। ठीक है, उसको जाके सॉल्व करना। अगर तुम्हें लगे कि नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर बताना हमें। ठीक है, ये बस 373 बनाया कैसे है यही बता रहे हैं। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन को मिला के यहाँ पे क्या किया है, 373 केल्विन बनाया है। अब वो फार्मूला इसमें नहीं पड़ा है। ठीक है, लुल्लू पुल्लू था, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है। अगर नहीं हो पाएगा तो एक बार कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया इस पे आप पे वीडियो दे दो। ठीक है, वीडियो जरूर पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, जरूर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं अगला। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलते हैं दोस्त। ठीक है, आगे बोल रहा है वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक, वहां पे क्या था, ठोस को 1 किग्रा ठोस को द्रव में बदला जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है, 1 किग्रा द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कि वहां पे क्या था दोस्त, ठोस को द्रव में बदला जा रहा था, 1 किग्रा ठोस को द्रव में बदला जा रहा था, तो जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती थी उसे हम लोग क्या कहते थे, ठोस की गुप्त उष्मा कहते थे। ठीक है, ठोस की गुप्त उष्मा कहा गया, क्या कहते थे, या फिर संगलन की गुप्त उष्मा कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, संगलन यानी कि गल रहा है ना, उसी की गुप्त उष्मा कहते थे। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है देखो, जब अब यहाँ पे क्या होगा, कोई द्रव यानी कि 1 किग्रा द्रव क्या होगा, उबलेगा और वाष्प में बदलेगा। तो इसको बनने में, जो उबल के वाष्प बन रहा है, इसको, यह क्रिया होने में जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता तुम्हें पड़ेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। अगला बोल रहा है भाई, बस यहाँ के आगे फर्स्ट लेक्चर में बहुत मजा आता है। ठीक है, अब यहाँ से पूरा तुमको थ्योरेटिकल मिलेगा। जो क्वेश्चन का पोर्शन है मैंने तुम्हें बता दिया है कि नहीं दिया हूं मैं, क्योंकि बहुत छोटा सा लुल्लू पुल्लू x की वैल्यू जैसे तुम फाइंड किया करते थे उसी तरह केल्विन का दे देता है, डिग्री सेल्सियस पूछ देगा, और डिग्री सेल्सियस देगा तो केल्विन पूछ देगा। इसीलिए मैंने उस टॉपिक को नहीं डाला है इसमें। अगर कोई दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया हमें ये टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें इसका वीडियो दे दो। ठीक है, जरूर मिलेगा तुम्हें। आगे बोल रहा है कि जब पानी उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है।
क्या होता है, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। बोल रहा है कि जब उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होती, क्या होता है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या करती है, तोड़ती है। उसका टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, लेकिन जैसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे से टूटने लगते हैं, ठीक है, तोड़ती है। आया समझ में, बस एज इट इज ऐसे लिखना है। और भाई बोल रहा हूं ना, इसको नोट करते चलना, एज इट इज पेपर में यही लिख के तुम्हें आना है। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट जरूर करना कि शिवम भैया हमें नहीं समझ में आ रहा है। अब यही लाइन देखो, बोल रहा है कि जब पानी को उबाला जाता है, अब ये चीजें तुम लोग को समझाने वाली थोड़ी है, तुमको भी पता है कि पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तो हमेशा हो रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है पानी के कणों के आकर्षण बल को तोड़ती है, क्योंकि पानी के आकर्षण बल को क्या करती है, वो तोड़ती है। फर्स्ट लेक्चर पढ़ोगे ना तो दिखाया हूं एकदम विद एक्सपेरिमेंट कि पानी के जो आकर्षण बल होते हैं उसकी धार टूटती नहीं है, उसके कण बस टूटते हैं, ठीक है, धार कभी नहीं टूटेगा, ठीक है, उसको क्या करती है, तोड़ती है, गुप्त ऊष्मा तोड़ती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा टूटता हुआ, इस चीज को हमेशा याद रखना। आगे बोल रहा है कि अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। बोल रहा है कि अतः 100 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि उसी तापमान में सेम तापमान मिल रहा है, बस क्या है, वाष्प के जो कण है उसके पास अधिक ऊर्जा होती है पानी के कणों की अपेक्षा, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है। बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अब मैंने तुमने पढ़ा है, जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि पदार्थ का जो स्टेट ऑफ मैटर होता है कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है लाइन कि तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तापमान परिवर्तन से अभी तुमने देखा है, अभी तुमने तापमान में परिवर्तन के कारण ही कैसे चेंज होता है, तुम लोग अभी यही पढ़ रहे हो, तापमान के परिवर्तन के कारण ही, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले पदार्थ की 3 अवस्था, कौन कौन, ठोस, दूसरा क्या है, द्रव, और तीसरा क्या है, गैस। ध्यान देना दोस्त, टॉपिक ये है, पॉइंट ये है कि हमें पदार्थ की अवस्था को बदलना है तापमान के कारण, तापमान देने से, तापमान की वजह से, तापमान को परिवर्तन करने से, क्योंकि हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन के कारण, क्योंकि तुमने देखा है कि किसी भी पदार्थ के स्टेट को, अवस्था को 2 तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं, मतलब सॉरी तोड़ सकते हैं नहीं, बदल सकते हैं। जिसमें पहला हम लोग पढ़ रहे हैं तापमान में परिवर्तन के कारण, तो हम लोग अभी देखेंगे तापमान में कैसे वो परिवर्तन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि तापमान में अगर हम बदलाव करेंगे तो ठोस क्या होगा, द्रव में बदलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि तापमान में जब हम बदलाव करेंगे तो द्रव क्या होगा, गैस में बदलेगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि द्रव क्या होता है, ठोस में बदलता है, ठीक है, और एक समय ऐसा भी आता है कि गैस क्या होता है, द्रव में बदलता है, ठीक है, गैस द्रव में बदलता है। और एक समय तुम्हारे पास ऐसा भी आता है कि क्या होगा, ठोस डायरेक्ट गैस में बनता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि गैस डायरेक्ट ठोस में बदलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस चीज को एकदम हम लोग लास्ट के टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। बस अभी तक इतना ही हम लोग देखेंगे कि कैसे ठोस द्रव गैस में बदल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तापमान चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक क्रिया अभी आगे हम लोग फिर से देखेंगे, ग्राफ फिर से हम लोग बनाएंगे, ठीक।
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो अब क्या है, हमें ठोस, तुम खुद सोच के कमेंट करना दोस्त, जिसको भी पता होगा कि सर हमें पता था, शिवम भैया हमें पता था, तो यार कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे क्या है, मान लो तुम्हें किसी ठोस को क्या करना है, द्रव में बदलना है और द्रव को गैस में बदलना है। तो अभी हमें बस ये समझना है कि तापमान से हम लोग कैसे चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, तापमान में परिवर्तन के कारण कैसे इसकी अवस्था को चेंज कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या दिया है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो सबसे पहले तुम खुद सोच के बताओ कि क्या ठोस को द्रव में बदलोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्त, उष्मा देना पड़ेगा, तभी तो परिवर्तन हो रहा है तापमान में, तापमान में तभी तो परिवर्तन होगा। पहले ठोस है भाई, बर्फ है, अगर उसको उष्मा दोगे तभी तो तापमान में कुछ चेंजेस नहीं लाओगे, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस नहीं लाओगे तो स्टेट को कैसे बदलेगा। अब द्रव को गैस बनाना है, वाष्प बनाना है, तो फिर यहाँ पे भी क्या करोगे, उष्मा दोगे, दोगे कि नहीं दोगे, दोगे उष्मा। अब तुम खुद सोचो, अगर गैस से हमें फिर द्रव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शीतलता, शीतलता यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और फिर क्या है, द्रव से फिर हमें ठोस बनाना है, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्त, शीतलता, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा फिर से करना पड़ेगा। यानी कि तुमने देखा यहाँ पे टेम्परेचर में परिवर्तन होने से क्या होता है, इसके किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अभी हम लोग उसके बारे में जो मैंने बोला है कि गैस को द्रव में, द्रव के गैस में, अभी लास्ट टॉपिक एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसी को समझना ही है, ठीक है। तो ठोस को द्रव में बदले उष्मा के कारण, यानी कि यहाँ पे तापमान में परिवर्तन हुआ। अब द्रव को गैस में बदले उष्मा के कारण, यहाँ पे टेम्परेचर और हाई हो गया, तापमान फिर बदला। अब क्या है, गैस को द्रव में बदले यानी कि टेम्परेचर फिर बदल रहा है, लेकिन अब हाई ना होके क्या हुआ, लो हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अब फिर द्रव से फिर इसको ठोस बनाना है तो टेम्परेचर और कम करना है। तो भाई परिवर्तन तो हो रहा है ना तापमान में, तापमान में तो चेंजिंग हो ही रही है। तो वही बोल रहा है कि तापमान में परिवर्तन के कारण हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में तुम्हें आया होगा, ठीक। तो भाई वीडियो को एकदम एंड तक बने रहो, लास्ट तक देखना, अभी बहुत मजा आएगा, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके नोट करते चलो, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन बोल रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे क्या है दोस्त, मान लो तुम्हारे पास, यही मैं बोल रहा था, अभी लास्ट में टॉपिक आएगा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो मैंने वही तुम्हें नीचे बताया था, नीचे वाली लाइन मैंने वही खींची थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी आगे वाले टॉपिक में ही बताएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई ठोस डायरेक्ट गैस बन जाता है, या फिर कोई गैस डायरेक्ट ठोस बन जाता है, यानी कि इस द्रव से कोई मतलब ही नहीं रहता है उसका, यानी कि वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है, और या फिर वह तापमान जिस पर कोई गैस ठोस में बदल जाता है, ठीक है। तो चलो इसको आज एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखेंगे, आखिर में वो कौन सा ऐसा है चीज जो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलेगा, मैं तुम्हें अभी एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाऊंगा। हाँ, तुम लोगों ने भी यूज किया है, सब लोग करते हैं, साइंस यही तो है दोस्त, करते सब हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, ओ उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, फैन, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे मेरे पास है कैम्फर, घर में तुम लोग कपूर जलाते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि कोई ठोस क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस बन रहा है, ध्यान देना। तो तुम लोग घर में क्या करते होगे, कपूर जलाते होगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, कपूर, ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारे पास है कपूर यानी कि कैम्फर, ठीक भाई। जो प्रेजेंट टाइम में
तुम्हारे पास जो चीजें मौजूद रहती है मैं कोशिश करता हूं बच्चों को कैसे भी समझ में आए, ठीक है। जो चीजें रहती हैं उसी से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके दिखाने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। बस ऐसे ही बस लास्ट तक बने रहो, बहुत एक्सपेरिमेंट दिखाए जाएंगे। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे कपूर को। अब कपूर क्या है दोस्त, डायरेक्ट एक ठोस है। अब एक ठोस से क्या हो रहा है, डायरेक्ट तुम देख रहे होगे एक ठोस से क्या हो रहा है, डायरेक्ट गैस में बन जा रहा है, यानी कि इसमें लिक्विड से इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ देख सकते हो तुम, यहाँ पे कैम्फर क्या हो रहा है, कैम्फर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल रहा है, ठीक है। तो यही है तुम्हारा, तो अभी इसमें हम लोग एग्जाम्पल में भी समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है उदाहरण में थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके क्या कीजिए, चीनी के प्याले में डालिए। चीनी की प्याली पर किप को उल्टा करके रखिए, किप को उल्टा करके रखिए। किप के सिरे पर रुई की डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किप की भीतरी दीवारी पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो रुई का टुकड़ा लगाया जा रहा है, ठीक है। वाष्प का अमोनियम क्लोराइड, रुई का टुकड़ा लगाया जा रहा है, वाष्प का अमोनियम क्लोराइड और ठोस अमोनियम क्लोराइड, और नीचे बर्नर यानी कि जिससे आग दी जा रही है। तो अगर तुम लोग को अब इससे अच्छा उदाहरण क्या मिल सकता है, तुम्हारे पास ये चीजें मैं डायरेक्ट दिखाया हूं, ठीक है। यहाँ पे जो जल रहा है, यहाँ पे थोड़ा हीट ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब इससे अच्छा उदाहरण तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसे चूड़ करके, यानी कि उसको चूड़ करके थोड़ा सा चूने की तरह बना करके, मतलब बारीक करके चीनी के प्याले में डालिए, ठीक है। इस चीनी के प्याले में क्या कीजिए, डालिए। चीनी की प्याली पर किप को उल्टा करके क्या कीजिए, किप को उल्टा कर दीजिए। इस किप को क्या कीजिए, उल्टा कर, देखो उल्टा करके लगाया है। इस किप को क्या कीजिए, उल्टा करके। किप के सिरे पर रुई, अब किप के सिरे पे क्या कीजिए, बोल रहा है यहाँ पे किप के सिरे पे क्या कीजिए, रुई लगा दीजिए। देखो किप को क्या किया है, उल्टा करके लगाया हुआ है। किप को उल्टा करके किप के सिरे पर रुई की डांट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। अब नीचे से क्या करोगे तुम, धीरे धीरे गर्म करना चालू करोगे। तो हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था में बदल जा रहा है। क्या हो रहा है, ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित हो जाते हैं। अब तुम क्या करोगे, जैसे ही इस पे क्या करोगे, इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, जैसे रुई इस पे लगा दोगे, जैसे ही गर्म करोगे ये क्या होगा, डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। और जो उस पे क्या है, बोल रहा है कि दीवारों पर पदार्थ के वाष्प जो है वो क्या होते हैं, संघनित हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, तुम्हारे पास मान लो ये कोई कीप है, ठीक, कोई कीप है। अब तुम क्या किए, इसको ऐसे किसी चीज में रखे हो, ठीक। अब नीचे से इसको क्या किए, तुम आग देना चालू किए। अब जैसे आग देना चालू किया, यहाँ पे तुमने रुई लगाया है, ठीक। अब ये क्या है, यहाँ पे जब तुमने इसका बारीक करके डाल दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये पहले सॉलिड में थे, अब क्या हुआ, डायरेक्ट एक गैस बन गया। गैस कैसे पता चला कि गैस बना, जब तुम इसको हटाओगे तो देखोगे इस पे क्या है, इसके वाष्प इसके दीवारी पे लगे रहते हैं, किप के दीवारी पे लगे रहते हैं। आगे समझ में चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि हमने अब देख लिया तापमान से परिवर्तन कैसे होता है, अब दाब से कैसे परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब बस थ्योरेटिकल है दोस्त, बस इसको पढ़ते चलना। बोल रहा है कि यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बोल रहा है कि यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है। बोल रहा है कि यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें,
संपीड़न यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेस करना तो उसको दाबना, उस पर दबाव देना, ठीक है। जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी, ठीक है। ध्यान देना, जब हम लोग क्या करते हैं, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, तापमान को घटा दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसको क्या करें, कंप्रेस करें। जैसे ही हम लोग उसको कंप्रेस करेंगे कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। तुम लोग कभी गैस का सिलेंडर हिलाकर देखना, पानी के तरह लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन जब बाहर जैसे आता है वो गैस के रूप में रहता है। क्यों? क्योंकि जब उसे कंप्रेस हम लोग किए रहते हैं तो उस समय पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से, उन सबों के बीच दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक। अब क्या है, गैस कम हो जाएगी और द्रव गैस में बदल जाएगी। आगे समझ में, घर में सिलेंडर उठा के ऐसे हिला के देखना, सिलेंडर के अंदर लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे समझ रहे होगे। अगला बोल रहा है कि दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना, यानी कि दाब बढ़ाओ और तापमान घटाओ, तो एक क्या होगा, दाब बढ़ाओ और तापमान घटाओ, तो इस क्या होगा, गैस को लिक्विड में बदलना कहलाएगा। यानी कि तापमान क्या करो, यहाँ पे तापमान घटाओ और दाब बढ़ाओ, यानी कि जैसे ही दाब बढ़ाओगे यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न जैसे बढ़ाओगे, प्रेशर जैसे बढ़ाओगे और तापमान घटाओगे तो वहां पे क्या होगा, गैस को लिक्विड में बदलना हुआ तुम देखोगे, बदलता हुआ तुम देखोगे। अगला बोल रहा है दोस्त कि ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही भाई तुम खुद सोचो, किसी चीज को, अब मान लो किसी चीज में मैं पानी लिया हूं, ठीक है, पानी लिए हो तो दाबोगे तो पानी तो तुम्हारे हाथ में पकड़ाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसके कण जो है, उसके जो पदार्थ के जो पार्टिकल है वो क्या है, थोड़े से दूर दूर है, तो जैसे तुम लोग क्या करते हो, दाबते हो तो पानी कभी पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन ये गैस है, इसको किसी चीज में तुम्हें कंप्रेस करके संपीड़ित करके रखना है। तब एक सिलेंडर ही मान लो, एक सिलेंडर में क्या करते हो, कंप्रेस करके रखते हो, तो ये क्या बोल रहा है, ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। अब उसमें जितना ही तुम कंप्रेसिबिलिटी करोगे तो तुम खुद सोचो, जितना ही किसी चीज को दाबोगे वो चीजें पास पास आती हैं कि नहीं आती हैं, पास पास आती है ना। तो उसी तरह वो बोल रहा है कि जितना ही दाब को बढ़ाने से गैस के कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं। अगला बोल रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को वापिस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। बोल रहा है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है बिना द्रव में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एटमॉस्फेयर तक करना होता है, यानी कि दाब को घटा दिया जाए और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर ला दिया जाए तो क्या होगा, एक ठोस सॉलिड भी क्या हो जाएगा, ड्राई आइस को वापिस, यानी कि ठोस सॉलिड यानी कि ड्राई आइस, जो ड्राई आइस होता है वो क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। यानी कि एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एक ड्राई आइस क्या बदल जाएगा, नॉर्मल गैस में बदल जाएगा। कैसे? बिना द्रव में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर, यानी कि उसके जो प्रेशर आप उसको दे रहे हो उसको क्या करो, घटा दो, घटाकर एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यानी कि दाब को घटाकर, अब तुमने कंप्रेस किया था यानी कि तुमने दाब बढ़ाया था, लेकिन जैसे तुमने उसको दाब को घटाया और इतना घटाना कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अनुमान से आ जाए, हिसाब से आ जाए, ठीक। अगला बोल रहा है कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है, ठीक है। बोल रहा है कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतरा रूपांतरण इस प्रकार है, यानी कि दाब और तापमान दोनों को मिलाकर पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण कैसा है, आओ अब इसे हम समझेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है दोस्त, पदार्थ की 3 अवस्था। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस। दूसरा क्या होता है, द्रव। क्या होता है, द्रव। तीसरा क्या होता है, गैस। क्या होता है, गैस, ठीक है, गैस।
अब हमें अंतरा रूपांतरण समझना है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, देखा है इसके पहले कुछ देर पहले कि गलनांक, क्वथनांक किसे कहते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। वाष्पीकरण के बारे में आगे भी आएगा, ठीक है। तो क्या होता था गलनांक, जब कोई ठोस द्रव में बदल जाता था। तो एक छोटे से अंतरा रूपांतरण हम लोग समझना है, एक छोटे से ग्राफ से हम लोग समझना है कि किस जो अंतरा रूपांतरण हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर में, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि कोई ठोस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। कभी ऐसा होगा कि कोई द्रव गैस में बदल जाएगा। कभी ऐसा होता है कि कोई ठोस डायरेक्ट गैस बन जाता है, जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है किसका, किसका देखा है हम लोग, कैंपर का, जो कपूर जला रहे थे, ठीक। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गैस जो है वो ठोस बन जाता है, या फिर कभी कभी एक ऐसी भी होती है क्रिया कि जिसमें कोई द्रव ठोस बन जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें गैस कोई द्रव बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसका अंतरा रूपांतरण हमें समझना है। अब बस एक छोटे से ग्राफ से हम लोग समझ लेंगे दोस्त कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब कोई बर्फ क्या होता था दोस्त, जब कोई ठोस द्रव में बदल रहा था तो आप तुम उसको क्या कहते थे, गलनांक कह रहे थे, यानी कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। अब क्या था, कभी कभी ऐसा भी होता है कोई द्रव क्या होता है, गैस में बदल जाता है। जब पानी को बहुत हॉट कर दो तो द्रव क्या होगा, गैस में बदलने लगता है। जैसे यहाँ पे मान लो कोई बर्तन में क्या करो तुम, पानी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आग देते रहो, आग देते रहो, आग देते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा क्या होगा, ये पानी गर्म होके वाष्प बनने लगेगा, उबलने लगेगा, यानी कि द्रव क्या हो रहा है, गैस में बदल रहा है। तो जब द्रव गैस में बदलता है तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण, ठीक। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि ठोस क्या होता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है, यानी कि बिना द्रव में बदले। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्त, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। अब अगला है इसमें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई गैस क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। जैसे हमारा क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, जब बारिश जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, समुद्र से पानी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्प होकर ऊपर जाता है। जैसे ही ऊपर जाता है वहां पर उसको टेम्परेचर क्या होती है, ठंडी मिलती है, सॉरी थोड़ा सा टेम्परेचर में बदलाव आता है। जैसे ही टेम्परेचर में वहां पे क्या होता है, बदलाव आता है, टेम्परेचर ठंडा तो मिलेगा ही, जैसे ही टेम्परेचर में थोड़ा सा बदलाव आता है वाष्प क्या होता है, बूंद का रूप ले लेता है। और जैसे ही बूंद का रूप लेता है वो संघनन होती है, संघनन ही होता है, बूंद का रूप लेना यानी कि संघनन होता है। और जैसे ही बूंद वहां पे लग जाती है तुरंत वो टपक के बारिश करना चालू कर देता है। तो यानी कि जब कोई गैस द्रव में बदलता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, संघनन। क्या कहलाती है, संघनन। अब कोई द्रव क्या हुआ कोई द्रव ठोस बन गया, यानी कि यहाँ पे तुम क्या करते हो, अब तुम्हें पानी को क्या करना है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, पानी को तुम क्या कर रहे हो, बर्फ बना रहे हो। तो क्या करोगे, यहाँ पे उसको ले आकर फ्रिज में रखोगे तो द्रव को ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई गैस क्या होता है, ठोस में बदलने लगता है, इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण। बोल रहा है कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया, भाई देखो बहुत इजी टॉपिक है, इसको बस समझते चलते हैं। बोल रहा है कि एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ पे कोई बर्तन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या किया हूं, पानी रखा हूं। अब पानी क्या है, डायरेक्ट इसके सतह के संपर्क में है। अब तुम खुद सोचो, इसको थोड़ा सा भी तापमान अगर मिलेगा, क्वथनांक से भी तापमान, क्वथनांक की अपेक्षा थोड़ा सा भी तापमान अगर मिलेगा इस सतह वाले रीजन में, तो क्या होगा, एक गर्म होकर वाष्प बनने लगेगा कि नहीं बनने लगेगा। इसको थोड़ा सा भी अगर तापमान मिलेगा तो वाष्प बनने लगेगा, वाष्प बनने लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक। अगला बोल रहा है कि सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण
वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती हैं। अब जैसे ही क्या करोगे, पहले वो क्या थे, एक दूसरे को स्ट्रांगली बॉन्डेड थे, यानी कि स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़े थे, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, आग जलाते हैं या एक दूसरे को क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। अब बल क्या हो जाता है इन सबों में, थोड़ा दूर दूर हो जाता है, एक दूसरे से छोड़ देता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उबलना चालू कर देते हैं, यानी कि इसमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण वाष्प में बदल जाते हैं। और जैसे ही क्या होंगे, दूर दूर होंगे और ये क्या होगा, अपनी शक्ति को खोने लगेंगे, यानी कि जो स्ट्रांगली बॉन्डेड थे वो क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएगी, उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, वाष्प में बदलना चालू कर देंगे। अगला बोल रहा है कि प्रभावित होने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अगला बोल रहा है कि सतही क्षेत्रफल पर ध्यान देना, सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब ध्यान देना, इसका सतह पहले इतना है, अगर इस क्षेत्रफल को मैं बढ़ा दूं तो इतना पानी जो है अभी यहां तक भी घेर लेगा, यानी कि जब इसका सतह बढ़ेगा तो इसके वाष्पीकरण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वही बोल रहा है कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब यहां तक पहले पानी था, अब सतह बढ़ा दिए तो पानी ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, इतनी सतह में ऑक्युपाई करेगा। जब सतह बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण का भी दर क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा तुम्हारा। आगे समझ में। अब बोला है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तभी से तुम लोग पढ़ ही रहे हो कि जैसे ही तापमान बढ़ाओगे वाष्पीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब गैस खूब तेज कर देते हो तुम लोग तो जल्दी जल्दी वाष्प बनने लगता है, जल्दी जल्दी पनिया गर्म होने लगता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो वही बोला है, तापमान जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी दर क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी कि जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, जरूर बढ़ेगी, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। अब बोल रहा है कि आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ध्यान देना, आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है, आर्द्रता अगर है तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। जैसे क्या, थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा अगर हाई है तो वाष्पीकरण की दर, सॉरी हाई कर रहा है, थोड़ा सा लो है तो क्या होता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है। जैसे क्या, टेम्परेचर हाई था तो जल्दी जल्दी वाष्प बन रहा था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऊपर से क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल मिलता है, नॉर्मल मिलता है, उसकी वाष्पीकरण क्या होती है, लो हो जाती है, दर क्या होती है, कम हो जाती है, घट जाती है। अगला बोल रहा है कि वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, बढ़ जाती है। अगर वायु की दर बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी दोस्त, बढ़ जाती है। जैसे क्या है, जब वायु जब बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान और बढ़ेगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता है, तापमान बढ़ेगा। यानी कि जब वायु की दर बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, हरार हरार करके, जैसे अगर हवा बह रही है तो आग भी जलेगा उसी तरह से, और क्या होगा, वाष्प भी उसी तरह से बनेगा, यानी कि वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला है टॉपिक हमारा, देखते हैं, वाष्पीकरण से शीतलता होती है। अब जब कोई चीज वाष्प बन गया है तो ऊपर जाएगा तो शीतल होगा ही, ठंडा होगा ही, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, कम रहता है, जिसके कारण वो क्या होगा, ठंडा होगा ही। क्योंकि तुमको भी पता है जब टेम्परेचर लो करते हो तो क्या होता है, मौसम में या कोई भी चीज, फ्रिज में कोई चीज रखते हो तो क्या करते हो, टेम्परेचर लो होता है कि नहीं होता है। अगर हाई होता तो गर्म नहीं हो जाता, लो होता है यानी कि ठंडा होता है, यानी कि शीतल होता है। ठीक। अगला बोल रहा है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि जब कोई वाष्पीकरण की क्रिया हो रही होती तो एनर्जी लगी ही होगी, उष्मा लगी ही होगी, तो उसी को क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो कण होंगे वो क्या करते हैं, अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है। जो वातावरण का जो उष्मा था उसको क्या करते हैं, एक कण अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण क्या है, वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण बोल रहा है कि अगर हम हाथ में एसीटोन, हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। एक एसीटोन एक पदार्थ है, जब इसको हाथ पे हम लोग लेते हैं तो ये क्या होता है, टेम्परेचर पहले से ही क्या होता है, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर हाई होता है, और तुरंत जैसे ही हाथ पर हम लोग लेते हैं तो उसका उष्मा लेकर अपने आप को क्या करता है, वाष्प में बदल लेता है। दोस्त अभी हमारे पास एसीटोन उपलब्ध नहीं है,
अगर कमेंट में करोगे, अगर देखना है तो कमेंट में अगर जरूर एक बार कमेंट जरूर करना, उसकी शॉर्ट वीडियो तुम्हें दिखा दी जाएगी और कैसे उड़ता है वो भी दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और उड़ के कैसे तुम्हें शीतलता महसूस होती है, तुमको खुद अगर करोगे तो तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। बहुत ईजी है दोस्त, इसको जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं चैप्टर, ठीक है। पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है, तुम्हें भी पता है। तो सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके, अवशोषित यानी कि अपने अंदर खींच लेते हैं, अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, चूंकि क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों से आराम मिलता है। आगे समझ में। अगला है कि गर्मियों में अक्सर लोग जमीन पर पानी छिड़कते हैं। तुमको ही पता होगा, रोड पे छिड़कते होगे, चाहे पानी जमीन पे छिड़कते होगे, जैसे पानी छिड़कते हो देखते हो धुआं की तरह वो क्या होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि रोड हो या फिर जमीन क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा हीट होता है। यह पानी जमीन से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। यानी कि जमीन से क्या करती, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एक ऊर्जा लेती है और वो एनर्जी क्या है, उष्मा है। उष्मा को क्या करती है, लेती है और अपने आप को वाष्प में बदल देती है और उस जगह को ठंडा कर देती है, और उस जगह को क्या करती है, ठंडा कर देती है। तो दोस्त ये टॉपिक्स बहुत इजी थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट लेकर गया हूं, ठीक। तो आशा करता हूं ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और दोस्त अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना, क्योंकि तुम्हारा कमेंट ही, तुम्हारा सब्सक्राइब ही, तुम्हारा लाइक शेयर ही हमें क्या करता है, थोड़ा मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार जरूर करना कि शिवम भैया हमें समझ में ये टॉपिक नहीं आई है, जरूर बताया जाएगा। क्योंकि चैप्टर सबसे रद्दी था दोस्त, थोड़ा सा हम इसलिए, और सेकेंड लेक्चर तो और रद्दी था, इसलिए थोड़ा सा और फास्ट लेके गए हैं, क्योंकि ये बहुत इजी वे में था, समझ में आ ही जाता है। अगर इसके बाद भी नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देखना, नहीं आएगा फिर से देखना, अगर उसके बाद भी नहीं आया तो एक बार जरूर कहना कि शिवम भैया हमें समझ में नहीं आया है। एक बार तुम्हें और इसकी अच्छी क्वालिटी से फिर से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा रद्दी चैप्टर है, समझ में आ जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हमने फास्ट गया, मैं फास्ट गया हूं, ठीक है। क्योंकि तुम ये सब चीजें तुम्हें बताने वाली चीजें तुम जानते हो, गर्मी में सूती कपड़ा हम क्यों पहनते हैं, ये सब चीजें बताने वाली नहीं दोस्त, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें जाते जाते बहुत धन्यवाद कि तुम लास्ट तक बने रहे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, दोस्तों के बीच शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। तुम्हारा ही कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं। जय।